स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। काली सिंध नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? ए यमुना, बी नर्मदा, सी चंबल, डी तापी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी चंबल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। काली सिंध चंबल नदी की एक सहायक नदी है। चंबल नदी विंध्य पर्वत, इंदौर, मध्य प्रदेश की उत्तरी ढलानों में सिंगार चौरी चोटी से निकलती है, अतः विकल्प सी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। मौद्रिक नीति समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत स्थापित एक वैधानिक और संस्थागत ढांचा है, जैसा कि वर्ष 2014 में उर्जित पटेल समिति द्वारा अनुशंसित किया गया था। 2. वित्त मंत्री समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। 3. एमपीसी ने मुद्रास्फीति लक्ष्य 4% ±2% को पूरा करने के लिए रेपो दर निर्धारित की है। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं या सत्य हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मौद्रिक नीति समिति यह भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत स्थापित एक वैधानिक और संस्थागत ढांचा है, जैसा कि वर्ष 2014 में उर्जित पटेल समिति द्वारा अनुशंसित किया गया था, अतः कथन 1 सही है। आरबीआई के गवर्नर समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। एमपीसी मुद्रास्फीति लक्ष्य 4% ±2% को पूरा करने के लिए रेपो दर निर्धारित करता है, अतः कथन 3 सही है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? 1. व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच, सुधार और उसे मिटाने के अधिकार प्रदान करना है। 2. डेटा प्रोसेसिंग के लिए स्पष्ट सहमति प्रपत्र के साथ स्पष्ट सहमति की आवश्यकता होती है। 3. सुरक्षा और प्रवर्तन हेतु संवेदनशील डेटा को भारत में ही संग्रहित और संसाधित किया जाना आवश्यक है। 4. अनुपालन और शिकायत निवारण के लिए भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई। निम्नलिखित कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 3 और 4, सी केवल 1, डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 डेटा संरक्षण का अधिकार यह व्यक्तियों को उनके व्यक्तिगत डेटा पर नियंत्रण का अधिकार देता है, जिसमें डेटा तक पहुंच, उसमें सुधार तथा उसे मिटाने या हटाने के अधिकार शामिल है। डेटा प्रोसेसिंग और सहमति डेटा प्रोसेसिंग के लिए स्पष्ट सहमति प्रपत्रों के साथ स्पष्ट सहमति की आवश्यकता होती है। डेटा स्थानीकरण सुरक्षा और प्रवर्तन हेतु संवेदनशील डेटा को भारत में ही संग्रहित व संसाधित किया जाना चाहिए। नियामक प्राधिकरण अनुपालन और शिकायत निवारण के लिए डीपीबीआई की स्थापना करता है। डेटा उल्लंघन अधिसूचना संगठनों को डेटा उल्लंघनों के बारे में व्यक्तियों और डीपीबीआई को सूचित करना होगा। जुर्माना और दंड डेटा सुरक्षा मानकों को लागू करने में विफलता के लिए कठोर दंड, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, इटालियन जल विद्युत परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना है। 2. इसमें दिबांग नदी की सहायक नदियों पर बांधों का निर्माण शामिल है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत वन सलाहकार समिति ने 3097 मेगावाट की इटालियन रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना के लिए सैद्धांतिक रूप से वन स्वीकृति दे दी है। इटालियन जल विद्युत परियोजना एक रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना है, जो अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में पूर्वी हिमालय वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट के भीतर स्थित है, अतः कथन 1 सही है। इस परियोजना में 2 गुरुत्वाकर्षण बांध शामिल है, एक ड्री नदी पर और दूसरा तालो नदी पर। दोनों दिबांग नदी की सहायक नदियां हैं, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, पुनर्जीवित फ्लैटवर्म प्रजाति डुगोसिया पुनेंसिस की खोज किस भारतीय राज्य में की गई थी? ए कर्नाटक, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी महाराष्ट्र। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। महाराष्ट्र के पुणे स्थित पाषाण झील में एक नई पुनर्जीवित फ्लैटवर्म प्रजाति डुगोसिया पुनेंसिस की खोज की गई है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के अभिलेखों में प्रकाशित ये निष्कर्ष 1983 के बाद से भारत में किसी नई प्लानेरियन प्रजाति की पहली खोज है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टरों की चर्चा प्रायः किस संदर्भ में की जाती है? ए सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकियां, बी औषधि डिलीवरी नैनो प्रौद्योगिकियां,
सी टीका या वैक्सीन उत्पादन प्रौद्योगिकियां, बी अपशिष्ट जल शोधन प्रौद्योगिकियां। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर तकनीक पारंपरिक जैविक अपशिष्ट जल शोधन एवं आधुनिक मेम्ब्रेन प्रक्रियाओं का एक कुशल संकर उत्पाद है, जिसका उपयोग नगरपालिका तथा औद्योगिक दोनों के अपशिष्ट जल शोधन में किया जाता है। पारंपरिक विद्यमान अपशिष्ट प्रक्रियाओं के समान, जिनमें कार्बनिक प्रदूषकों को नष्ट करने के लिए सूक्ष्मजीवों का प्रयोग किया जाता रहा है, यह विधि निलंबित ठोस पदार्थों को हटाने के लिए उन्नत मेम्ब्रेन का उपयोग करती है, जिससे हैवी क्लियरिफायर की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष एक ऐसे कीट के साथ एक अद्वितीय संबंध को दर्शाता है जो उस वृक्ष के साथ सह विकसित हुआ है और वह एकमात्र कीट है जो इस पेड़ को परागित कर सकता है? ए अंजीर, बी महुआ, सी चंदन, डी सेमल, सिल्क कॉटन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए अंजीर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अंजीर का पेड़ अपनी वायवीय मूल के लिए प्रसिद्ध है, जो शाखाओं से अंकुरित होता है और अंततः मिट्टी तक पहुंच जाता है। इस वृक्ष का एक कीट के साथ भी अद्वितीय संबंध है, जो इसके साथ ही विकसित होता है और एकमात्र कीट है जो इसे परागित कर सकता है। कीट के शरीर का आकार और माप अंजीर के फल के समान ही होता है तथा अंजीर की प्रत्येक प्रजाति अपने विशिष्ट परागणकर्ता कीटों को आकर्षित करने के लिए एक विशिष्ट सुगंध उत्पन्न करती है। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विमानों पर विचार कीजिए। 1 राफेल, 2 मिग-29, 3 तेजस MK1। उपर्युक्त में से कितने पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान माने जाते हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी कोई नहीं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान अत्यंत प्रतिस्पर्धी युद्ध क्षेत्रों, वास्तविक समय आधारित एवं प्रत्याशित सबसे उन्नत हवाई तथा थल खतरों की उपस्थिति में संचालनीय क्षमता रखते हैं। 5G लड़ाकू विमान में स्टेल्थ क्षमताएं होती हैं और आफ्टर बर्नर की सहायता के बिना सुपरसोनिक गति से उड़ान भरने में सक्षम है। वर्तमान में रूस के पास सुखोई Su-57, चीन के पास चेंगदू J-20 और अमेरिका के पास F-35 पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान है। अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद निम्नलिखित में से किनके द्वारा संविधान के किसी उपबंध में संशोधन कर सकेगी? ए परिवर्धन, 2 परिवर्तन, 3 निरसन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 संविधान एवं इसकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने की संसद की शक्ति से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि संसद इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी प्रावधान के परिवर्तन या निरसन के माध्यम से संविधान में संशोधन कर सकती है। संसद संविधान के प्रावधानों में संशोधन कर सकती है, लेकिन इसके मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था। अगला प्रश्न है, न्यूट्रिनो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 न्यूट्रिनो विद्युत रूप से तटस्थ उपपरमाण्विक कण है। 2 वे अक्सर पदार्थ के साथ अंतःक्रिया करते हैं, जिससे उनका पता लगाना आसान हो जाता है। 3 विद्युत चुंबकीय तरंगों के विकल्प के रूप में संचार प्रणालियों में न्यूट्रिनो का संभावित अनुप्रयोग हो सकता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 1 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। न्यूट्रिनो उपपरमाण्विक कण होते हैं जो विद्युत रूप से तटस्थ होते हैं, अर्थात विद्युत आवेश रहित। इनका द्रव्यमान लघु होता है और ये लेफ्ट हैंडेड होते हैं। इनके घूर्णन की दिशा इसकी गति की दिशा के विपरीत होती है। अतः कथन 1 सही है। न्यूट्रिनो पदार्थ के साथ बहुत कम ही संपर्क करते हैं, जिससे उनका पता लगाना और अध्ययन करना कठिन हो जाता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। न्यूट्रिनो पदार्थ के साथ अपनी कम अंतःक्रिया दर के कारण लंबी दूरी तक सूचना ले जा सकते हैं। उन्हें संभावित रूप से संचार चैनलों में विद्युत चुंबकीय तरंगों के विकल्प के रूप में सूचना प्रसारित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 यह एक डिजिटल वर्कफ्लो आधारित प्लेटफॉर्म है, जिसे वन नेशन वन एप्लीकेशन पहल के तहत कागज रहित और पारदर्शी तरीके से विधायी कार्यप्रणाली को डिजिटल बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। 2 इस पहल के अंतर्गत संसदीय कार्य मंत्रालय पूर्ण केंद्रीय सहायता प्रदान करता है तथा यह प्लेटफॉर्म NIC क्लाउड मेघराज पर होस्ट किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को।
राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन या नेवा। यह एक वर्कफ्लो आधारित कार्यप्रवाह पर आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे वन नेशन वन एप्लीकेशन पहल के तहत कागज सहित कुशल एवं पारदर्शी तरीके से विधायी कार्य प्रणाली को डिजिटल बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। अतः कथन एक सही है। इसे संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा 100% केंद्रीय सहायता के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है, जिसे NIC क्लाउड मेघराज पर होस्ट किया गया। अतः कथन 2 सही है। नागालैंड वर्ष 2022 में नेवा लागू करने वाला पहला राज्य था। हाल ही में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने पुदुचेरी विधानसभा के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सी बनास नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं? ए. बेराज और कोटारी नदियां, बी. नर्मदा और चंबल, सी. माही और साबरमती नदियां, डी. लूनी और जवाई नदियां। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।